चैप्टर नंबर 4 का आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी आप कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हो, एक्चुअली मूविंग चार्ज पार्टिकल को, क्योंकि हमको क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ओनली कैसे पार्टिकल के ऊपर अपना फोर्स लगाता है, मूविंग चार्जेस के ऊपर। अगर कोई चार्जेस स्टैटिक है यानी कि वो मोशन नहीं कर रहा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता है और वो फोर्स की वजह से उस पार्टिकल के मोशन में क्या इफेक्ट आता है, वो किस टाइप का मोशन करता है, वो हमें इस टॉपिक में सीखना है। तो इसको हम तीन केस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं हम केस नंबर 1 से। तो केस 1 में हमें क्या स्टडी करना है, देखियो सपोज कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमें दिया गया है प्लस x डायरेक्शन में। ये है हमारी x डायरेक्शन, ये है y और ये है z डायरेक्शन। इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चार्ज प्लस q इस तरह से रखते हैं कि उसका चार्ज है प्लस q और उसकी वेलोसिटी है ये वाली डायरेक्शन में v जितनी वेलोसिटी के साथ वो मोशन कर रहा है। अब चार्ज जब मोशन में होता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमने आगे पढ़ लिया है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। Q क्या है, चार्ज, V यानी कि वेलोसिटी और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली प्लस x डायरेक्शन, और हमारा जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो भी प्लस x डायरेक्शन। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और जो हमारी चार्ज का वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पैरेलल में जा रहे हैं तो उस दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना है, 0 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये दोनों लाइन अगर सेम होगी तो उसके बीच का थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें फोर्स कितना मिलेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू हमें पता है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 0, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। अब न्यूटन बाबा के 3 लॉ थे, उसमें से फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब भी कोई भी पार्टिकल के ऊपर जब तक हम फोर्स नहीं लगाते तब तक अगर वो मोशन कर रहा है तो उतनी ही वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा, और अगर वो स्टेडी स्टेट में है तो वो स्टेडी स्टेट में ही रहना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाता, इसलिए क्या होगा कि ये जो पार्टिकल था वो जिस वेलोसिटी यानी कि v जितनी वेलोसिटी से चल रहा था तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में आगे चलता रहेगा। ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम चार्ज q रखते हैं यानी कि दोनों पैरेलल है, उसके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, 0। और अगर ये चार्ज को मैं यहाँ पर इस तरह रख दूँ कि उसकी वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तब क्या होगा, थीटा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। ये आप समझ सकते हैं ना, दोनों अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और जो चार्ज की वेलोसिटी है वो इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री आप यहाँ पर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस केस में भी हमें फोर्स क्या मिलेगा, 0। यानी कि दोनों केस में अगर चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि उससे पैरेलल में है, या तो फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों केस में हमें फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये बात हो गई केस 1 की, बहुत ही सिंपल केस था। अगर चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या तो फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। अब देखते हैं केस 2 के बारे में।
केस 2। अब मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ अंदर जाता हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रहा है। ये तो आपको सबको पता होगा ना कि अगर कोई भी फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं क्रॉस से, और अगर कोई फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे डॉट से। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने जो प्रीवियस हमारे जो लेक्चर थे उसमें हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर जाता हुआ। अब उसके अंदर हम एक पार्टिकल को एंटर करवाते हैं जिसकी वेलोसिटी कितनी है v, और उसकी डायरेक्शन है ये प्लस x डायरेक्शन में। तो चार्ज सपोज हमने रखा प्लस q, जिसकी वेलोसिटी है ये वाली डायरेक्शन में, v जितनी वेलोसिटी के साथ वो मोशन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली अंदर की तरफ, और ये वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी प्लस x, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के बीच का ये जो थीटा है वो कितना होगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से लगा ये फॉर्मूला, फोर्स का F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री। चलिए रखते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, यस 1। तो यहाँ पर हमें फोर्स मिलेगा F मैग्नेटिक, एफ एम यानी कि एफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसलिए एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। इट मीन्स कि ये वाले पार्टिकल के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो उसके ऊपर क्यू वी बी जितना फोर्स लगेगा। अब ये वाले फोर्स की वजह से उस पार्टिकल के मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उस जो फोर्स लग रहा था उसकी डायरेक्शन को पता लगाते हैं। तो कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड मेथड, जो हम यहाँ पर उसको मैं क्या करते थे कि 3 उंगलियों का यूज़ करके डायरेक्शन निकालते थे। ये होती थी एफ यानी कि फोर्स की डायरेक्शन, ये होती थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये होती थी वेलोसिटी की डायरेक्शन। और एक हमारे पास रूल था राइट हैंड पाम रूल। उसमें क्या करते थे कि ये जो हमारी फिंगर्स है उसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो थंब है उसको रखते हैं हम वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और ऐसे सेट करने के बाद जो ये पाम की जो डायरेक्शन आती थी उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देखिए हम यहाँ पर सेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। तो हमने उंगलियों को अंदर की तरफ रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो चार्ज की वेलोसिटी है वो किस तरफ है, ये वाली डायरेक्शन में, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। तब ये पाम की डायरेक्शन कहाँ पर आई, ऊपर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों की वजह से उसको फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। ओके, तो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, क्यू वी बी जितना। तो ये ऐसे जा रहा था लेकिन उसको फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा कि ये पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा। अब यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये तरफ। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही होगी। तो फिर से यहाँ पर अगर डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे क्रॉस में। तो हमको फोर्स की डायरेक्शन कैसे मिली, इस तरफ, यानी कि इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। तो फिर से ये जाना चाहता था इस तरफ, लेकिन उसको फोर्स लगी ये वाली साइड में, तो ये ऐसे फिर से घूम के ऐसे सीधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी ये तरफ है, लेकिन उसको फील्ड अंदर लग रहा है। तो फिर से यहाँ पर अगर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स लगेगा इसको लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। तो ऐसे सभी पॉइंट के ऊपर इसको अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। देखिए जब ये ऐसे घूम के यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ उंगलियां है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ये तरफ, तो उसको फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर उस फोर्स की डायरेक्शन होगी ये वाली। तो इस तरह से पार्टिकल एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। एवरी पॉइंट के ऊपर उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है क्यू वी बी जितनी। इसकी वजह से ये पार्टिकल पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है।
तो जब भी हम किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पे रखते हैं तब क्या होता है, पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है और उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो सर्कल बनता है उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। क्या होगी उसकी रेडियस। तो ये रेडियस हमें फाइंड करनी है। ओके, अब देखिए 11th स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर चुके होंगे कि कोई एक धागे के साथ या फिर स्ट्रिंग के साथ आप उसके एक एंड पे एक पत्थर लेके इसे घुमाते हो गोल गोल, तो क्या होता है, सपोज कि ये आप हो और हाथ में एक स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को बांधकर ऐसे आप ऐसे गोल गोल घुमाते हो, तो क्या होगा कि एवरी पॉइंट के ऊपर, सभी पॉइंट के ऊपर उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स को हम क्या कहते थे, याद कीजिए, उसको हम कहते थे सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आया ऐसा कुछ? जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसको अंदर की तरफ फोर्स लगती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या था, इसको हम डिनोट करते हैं FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका इक्वेशन था mv² डिवाइडेड बाई r। m क्या है उस बॉडी का, उस जो आपने पत्थर बांधा था उसका मास, फिर v है उसकी वेलोसिटी और r है उस जो सर्कुलर मोशन था उसकी रेडियस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी उसके जैसा कुछ सर्कुलर मोशन होता आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर मोशन पार्टिकल का होता है, लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन होता है वो करने वाला कौन था। जब आप ऐसे पत्थर घुमाते थे तो उस पत्थर को फोर्स कौन लगाता था, आप लगाते थे, इसलिए वो सर्कुलर घूमता था। अब यहाँ पर इस पार्टिकल, इस चार्ज को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए उसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, किसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि FM यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पार्टिकल में, उस चार्ज में सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। तो ये दोनों को हम इक्वल में लिख सकते हैं। अब दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो FM हमारे पास क्या है, QVB, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB इज इक्वल टू FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाई r। अब हमें क्या निकालना है, उसकी रेडियस। तो r को अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई QVB। तो एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रेडियस का फॉर्मूला मिलेगा r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई QB। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, रेडियस r इज इक्वल टू mv बाई QB। इट मीन्स कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड B और जो हमारा चार्ज है उसकी वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तब वो सर्कुलर मोशन करता है और उसकी रेडियस होती है mv बाई QB। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि ये पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में इस चार्ज को कितना टाइम लगा। तो हम क्या जानते हैं कि टाइम क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये हमें पता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, तो आंसर है कि ये जो उसने पूरा पाथ कंप्लीट किया, यानी कि उस जो सर्कल का सरकमफरेंस है वो टोटल उसका पाथ होगा, वो हो जाएगा कितना, 2πr जितना। ये सब बेसिक थिंग है, आपको पता होगी। और डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी v। अब r की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, देखो, तो ये अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2π बाई v mv बाई QB, mv बाई QB। तो v से v कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2π m डिवाइडेड बाई QB। ये हमें क्या मिला, टाइम t। इट मीन्स कि ये जो चार्ज था उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 2πm बाई QB जीता। ठीक है, अब हमें अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि एक सेकंड में ये जो चार्ज था वो कितने सर्कल लगाता है, तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, f फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, f इज इक्वल टू 1/t। अब क्यों हमने 1/t किया, देखिए कि एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है,
टी जितना, यानी कि वो टी जितने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है, तो हमें निकालना है कि वो 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करता है। टी जितने टाइम में एक राउंड पूरा करता है वो, तो 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 × 1 डिवाइडेड बाई टी, इसलिए हम यहाँ पर रखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगा, ये टाइम का रेसिप्रोकल, यानी कि f इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm। तो ये हमें इक्वेशन मिला फ्रीक्वेंसी का। और अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो कि उसने 1 सेकंड में कितना जो एंगल है वो काटा, सपोज कि उसने जो रिवॉल्यूशन किया उसमें कितना एंगल उसने काटा, वो अगर आप जानना चाहते हो तो उसको हम जान सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा। ओमेगा को हम कहते हैं, ओमेगा का हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो 2π और f यहाँ से हम ले लेंगे QB/2πm। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओमेगा इज इक्वल टू QB/m। तो ये हमारे पास इतने फॉर्मूले मिलते हैं केस नंबर 2 से कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और हमारी जो वेलोसिटी है वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब ये सर्कुलर मोशन करेगा और उसकी रेडियस कितनी होगी mb/qb जितनी, और उसके लिए उसको जो टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला है 2πm/qb। और उसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल लेके, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं 2πf इक्वेशन में ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला इक्वेशन याद रखना है r इज इक्वल टू mv/qb। इसके ऊपर से आप सभी ये इक्वेशन बना सकते हैं। अब ये इक्वेशन को याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। देखिए, आप इसको इसके साथ एक स्टोरी बना के कनेक्ट कर लीजिए। कैसे कि 2 फ्रेंड्स थे, उसने एक बार बेट लगाई कि उसके गांव में एक ऐसा सर्कुलर पाथ था। तो उसने क्या कहा, उस दोनों के पास एक एक बाइक थी, तो उसने क्या बेट लगाई कि हमारी दोनों की बाइक में से किसकी बाइक इस सर्कुलर पाथ के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से चल सकती है। तो उसमें क्या हुआ कि पहला वाला जो फ्रेंड था वो जीत गया। तो उसने दूसरे फ्रेंड को क्या कहा कि मेरी जो बाइक है वो तुझसे कई ज़्यादा अच्छी है, यानी कि माई बाइक इज़ क्वाइट बेटर देन यू। माई व्हीकल, बाइक को व्हीकल कह सकते हैं, तो माई व्हीकल इज़ क्वाइट बेटर देन यू, यानी कि माई व्हीकल इज़ क्वाइट बेटर देन यू, माई व्हीकल इज़ क्वाइट बेटर। तो इसको अगर आप ऐसे स्टोरी के फॉर्म में याद रख लेंगे कि अगर ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपका दिमाग में तुरंत ही ये स्टोरी स्ट्राइक कर जाएगी कि माई व्हीकल इज़ क्वाइट बेटर, तो mv/qb, माई व्हीकल इज़ क्वाइट बेटर। तो इसके आप रेडियस का फॉर्मूला आसानी से याद रख सकते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3 की तरफ। अब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में हमने क्या देखा कि फर्स्ट केस में क्या था कि थीटा अगर हम 0 या तो फिर 180 डिग्री रखते हैं, तो जो हमारी पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो पैरेलल था या तो फिर एक दूसरे से ऑपोजिट में था। तो उसके बीच का थीटा 0 या फिर 180 रहता था, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता था। और केस नंबर 2 में हमने क्या देखा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड और हमारी वेलोसिटी है, जो चार्ज की वेलोसिटी है, उसके बीच का थीटा 90 डिग्री है, तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता रहेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि सिर्फ 0, 180 या फिर 90 ही नहीं, कोई भी आर्बिट्ररी एंगल के ऊपर, कोई भी थीटा के ऊपर अगर हम निकालना चाहते हैं कि अगर ये थीटा पर है तो उसके ऊपर इस फील्ड का क्या इफेक्ट होगा और वो किस टाइप का मोशन करेगा, तो ये हम निकालना चाहते हैं। इसलिए हम ये लेंगे केस नंबर 3। सपोज इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस एक्स एक्सिस में ऐसे +x की तरफ जाता हुआ, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड B। अब इसमें हम एक चार्ज +q को एंटर करवाते हैं यहाँ से, जिसकी वेलोसिटी है v, एंड उसकी जो वेलोसिटी एंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल है थीटा। अब ये जो वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट हो गए। ये जो थीटा के साथ वाला है उसको हम कहेंगे v cos थीटा, और ये वाला जो है उसको हम कहेंगे v sin थीटा। एक ही माता के 2 बच्चे हैं, v cos थीटा, एक v sin थीटा। अब ये जो v cos थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, तो ये वाले कंपोनेंट को हम कहेंगे v पैरेलल, और ये जो v sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में है, इसलिए हम इसको कहेंगे v परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो v cos थीटा है और वो ये जो b है, वो दोनों
एक दूसरे से पैरेलल में है, तो केस नंबर 1 वाली बात हो गई, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में, यानी कि थीटा उसका 0, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तब वो अगर स्टेडी स्टेट में है तो स्टेडी स्टेट में रहेगा, अगर मोशन कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा v cos थीटा के ऊपर, क्योंकि ये b के पैरेलल में है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो वो इसी वेलोसिटी के साथ आगे मूव करता रहेगा। अब v sin थीटा की बात कीजिए, v sin थीटा और ये जो b है, ये v sin थीटा और ये b दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री यानी कि हमारा केस नंबर 2 याद कीजिए। यस, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ये जो है वो कैसा मोशन करेगा, ऐसा सर्कुलर मोशन। अब सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे अंदर जाता हुआ, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना, ऐसे ये इस तरह से ये माइनस z एक्सिस में ऐसे अंदर जाता हुआ सर्कल ऐसे बनेगा। किसकी वजह से, v sin थीटा की वजह से। और उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, हमारे पास क्या इक्वेशन है, रेडियस r, केस नंबर 2 में हमने देखा था ना, रेडियस r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई qb। लेकिन ये जो सर्कुलर मोशन है वो इन दोनों में से किसकी वजह से हो रहा है, ये v sin थीटा की वजह से ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, v परपेंडिकुलर यानी कि v sin थीटा, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू m v sin थीटा डिवाइडेड बाई qb। और उस एक सर्कल को पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम का हमारे पास फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाई उसकी वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2 पाई r जितना, यानी कि 2 पाई r, ये क्या हो गया, जो सर्कल बनता है ना उसका सरकमफरेंस 2 पाई r डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। ये वेलोसिटी हम कौन सी वाली लेंगे, यही सेम वाली v sin थीटा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई v sin थीटा हो जाएगा ये। अब r की वैल्यू यहाँ पर से अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई v sin थीटा इंटू r की वैल्यू क्या है, m v sin थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यह v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें टाइम का फॉर्मूला मिलेगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, विच इज सेम एज केस नंबर 2। जैसा केस 2 में मिला था उस वैसा ही हमें टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है। अब देखिए क्या होगा कि ये वाला जो v sin थीटा कंपोनेंट है उसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और जो v cos थीटा कंपोनेंट है उसकी वजह से ये आगे बढ़ना चाहेगा। तो दो प्रकार के हमें यहाँ पर मोशन मिलेंगे, एक सर्कुलर मोशन और एक ऐसे आगे बढ़ता हुआ। तो दोनों को अगर हम ऐसे कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का मोशन मिलेगा कि सर्कल में भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, तो कुछ ऐसा हमें मोशन मिलेगा, और इसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। कैसा पाथ, हेलिकल पाथ। जो स्प्रिंग में होता है ना, स्प्रिंग को अगर आप लेकर, ये सपोज कि एक स्प्रिंग है और उसके एक एंड के ऊपर आप एक एंड चींटी को बैठा देते हो और उसको बोल देगा चल भिड़ू, तो ये जो चींटी है वो स्प्रिंग के ऊपर जिस टाइप का मोशन करेगी, आप इमेजिन कर सकते हो ना, स्प्रिंग के ऊपर अगर हम चलेंगे तो हम ऐसे गोल गोल भी घूमेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे हेलिकल मोशन। तो अगर थीटा हम 90 या फिर 0 या फिर 180 नहीं रखते हैं और किसी और आर्बिट्ररी थीटा में से इस पार्टिकल को हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमें कैसा पाथ मिलेगा, हेलिकल पाथ। अब इस पाथ के अंदर ये देखिए, जब पार्टिकल यहाँ से मूव करके एक राउंड पूरा करके यहाँ पर पहुँचेगा तो उसने इतना पाथ कवर कर दिया होगा। पहले यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही वो एक चक्कर काटेगा वो यहाँ आ चुका होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे उसकी पिच, और इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। तो पिच, अब पिच क्या है, एक डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पिच इज इक्वल टू v इंटू टाइम। अब v यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, देखिए ये पार्टिकल आगे किसकी वजह से बढ़ रहा है, v cos थीटा की वजह से, इसलिए हम पिच का जो फॉर्मूला है उसमें वेलोसिटी कौन सी लेंगे, v cos थीटा। और टाइम का हमारे पास ये इक्वेशन है 2 पाई बाई क्यू बी, तो ये अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा v cos थीटा इंटू
2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये हमें मिल जाएगा 2 पाई m v कोस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये किसका फॉर्मूला मिला हमें? पिच का। यानी कि जब भी ये जो चार्ज है ये एक सर्कल पूरा करके फिर यहाँ पर पहुँचेगा तो ये जो डिस्टेंस कवर हो ना, दो स्प्रिंग के दो ऐसे चक्कर होते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं उसकी पिच। तो ये उसका फॉर्मूला हुआ 2 पाई m v कोस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये था केस नंबर 3। तो तीनों को अगर हम सम अप करते हैं तो अगर थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का थीटा अगर 0 या फिर 180 होगा तो चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो जैसे चल रहा था वैसा ही चलेगा। अगर उस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो थीटा है वो 90 है तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, और अगर उस तीनों के सिवाय का कोई भी आर्बिट्ररी एंगल है तो वो ऐसे हेलिकल पाथ में मोशन करेगा। तो सब के बारे में हमने इक्वेशन भी जान लिए। अब एक बात नोट कर लेते हैं कि केस नंबर 2 में जो रेडियस का इक्वेशन दिया था हमने, माई व्हीकल इज़ क्वाइट बेटर, रेडियस आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये इक्वेशन हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर से हमें कुछ और इक्वेशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स में हम उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है एम वी बाई क्यू बी। अब एम वी हम जानते हैं, मोमेंटम पी इज इक्वल टू हम लिखते हैं एम वी, ये क्या है? मोमेंटम पी। तो इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी। अब हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वेयर। वी क्या है? यहाँ से अगर आप वी निकालोगे तो वी हो जाएगा पी बाई एम, तो इसको आप यहाँ पर रखोगे तो 1/2 एम पी स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर। तो ये एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वेयर बाई एम, या तो के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। इससे अगर आप p की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी p इज इक्वल टू √2km। और ये अगर आप यहाँ पर रख देंगे ये p की वैल्यू यहाँ पर, तो आपको रेडियस का नया इक्वेशन मिल जाएगा r इज इक्वल टू √2km डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये हम कब यूज़ करेंगे? जब हमको यहाँ पर वेलोसिटी जगह काइनेटिक एनर्जी दे देंगे तब हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक और इक्वेशन बना लेते हैं कि अगर ये चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस देके एक्सेलरेट करते हैं, चार्ज के दोनों साइड में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस v लगाएंगे, सपोज़ कि हमने v जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर लगाए, ये हम इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो क्या होगा कि चार्ज जो हायर पोटेंशियल डिफरेंस है उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी कि वो एक्सेलरेट होगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक्सेलरेट करते हैं तो उसके लिए हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस v का इक्वेशन क्या है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस v इंटू चार्ज q, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी। अब जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें कुछ स्टोर होता है, उसकी हमने जो वर्क किया वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो आंसर है कि जितना हमने वर्क किया उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू वर्क डन कितना है हमारे पास क्यू वी। तो ये जो इक्वेशन था यहाँ पर हम k की जगह पे क्यू वी लिख देंगे, तो ये मिलेगा हमें r इज इक्वल टू √2m क्यू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये पूरे को हम अगर अंडर रूट में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, ये q को हम ऐसे लिख सकते हैं √2m क्यू वी डिवाइडेड बाई √q इंटू √q। ये तो आप जानते होंगे ना, q को हम ऐसे लिख सकते हैं √q इंटू √q।
तो ये पूरा का टर्म अंडर रूट में आ जाएगा, और बी है उसको अगर मैं अंडर रूट में लिखना चाहता हूँ तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर का इक्वेशन में मिल जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2m³ डिवाइडेड बाई, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, दोनों अंडर रूट में है इसलिए। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, एक क्यू इंटू एक बी उसका स्क्वायर। तो ये हमें कौन सा इक्वेशन मिला, जब हमें ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी देते हैं तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। देखिए ये क्या है उसकी वेलोसिटी और ये क्या है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे रेडियस फाइंड करने के लिए, और अगर वेलोसिटी है तो ये वाला फाइंड